Let me start with today's lecture. A very important lecture in electrochemistry. हमने अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उनकी एक्सेप्शंस कैसे होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किस तरह से हमें करना होता है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे +2 का, ठीक। सो वी विल बी डिस्कसिंग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। पहली बात हमें पढ़ना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और दूसरा ये कितनी तरह के होते हैं। बेटा देखो, कभी भी अगर हम रिडक्शन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? बेटा हमने बोला कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एंड अगर किसी ने बेटा गेन करना है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर कोई देगा फिर ही तो कोई गेन कर पाएगा ना मेरे भाई। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन कहां से होंगे। यानी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन द एक्सपेंस ऑफ रिडक्शन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। अकेली कभी ऑक्सीडेशन नहीं होती और अकेली कभी रिडक्शन नहीं होती। पर सर हमने तो सुना है फलां चीज इज ऑक्सीडाइज्ड। बेटा वो हम जिससे संबंधित होते हैं, हम सिर्फ वो बोल देते कि ये ऑक्सीडाइज हुआ, जबकि कोई ना कोई ऐसा तो होगा ना जो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, ठीक, कि अगर मैं ऐसा लेता हूं कि C2H5OH है मेरे पास, ठीक है बच्चे। अब इसको मैंने चेंज किया CH3COOH में। आप ये देख रहे हो कि यहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम हुआ और ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा। सो व्हाट दिस रिएक्शन मस्ट बी कॉल्ड एज? दिस रिएक्शन मस्ट बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन बोलना है हमें। लेकिन क्या ये अपने आप हो गई होगी कि इसमें कोई ना कोई चीज की जरूरत होती होगी? ऑब्वियसली देयर इज समथिंग व्हिच इज नीडेड। से मैंने यहां पर लिख दिया KMNO4, ठीक, KMNO4, ठीक से मैंने एसिडिक मीडियम में ले लिया होगा या एक्वस मीडियम में ले लिया होगा या किसी भी मीडियम में ले लिया होगा, तो से KMNO4 यहां पे लिया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो ऑटोमेटिक बात है कि ये यहां से यहां क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो किसने किया? इसने। So this must be working as oxidizing agent and it is reduced. It is reduced. कहने का मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन तब हुई जब इसकी रिडक्शन हुई, और इसकी रिडक्शन तब हुई जब इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस हैंड टू हैंड। बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होनी और बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होनी। इसलिए जितने भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है या जितने भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रही होती है, बेसिकली वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। बेसिकली वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्लियर? पर आप बोलोगे सर कि हमने तो सुना है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बेटा हम इससे कंसर्न थे। हमने बोला दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नो डाउट इसमें रिडक्शन किसकी हुई, KMNO4 की भी तो हुई है, लेकिन उससे हम कोई कंसर्न नहीं है। हमारी कंसर्न सिर्फ इससे है कि यहाँ पे अल्कोहल हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दिया, क्योंकि जिससे कंसर्न थे उसके हिसाब से बोल दिया। अदरवाइज एवरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, एवरी रिडक्शन रिएक्शन मस्ट बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन विल ओनली टेक प्लेस ऑन द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब बात आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे बेटा सबसे पहली बात, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक, हमसे बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन can be used
to set up an electrochemical cell, to set up an electrochemical cell, हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना था, तो हमने बोला which of the following reaction can be used to set up an electrochemical cell, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप करने के लिए कौन सा रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, और इसके हमें चार ऑप्शंस बेटा दे दी गई। पहला ऑप्शन हमें दे दिया गया से हमें बोल दिया गया कि ZnCl2 plus H2SO4 giving us ZnSO4 और plus 2HCl, ये पहला रिएक्शन दिया। दूसरा रिएक्शन हमें दे दिया गया से बेरियम क्लोराइड BaCl2 plus H2SO4 again giving us BaSO4 plus that of 2HCl, और तीसरा रिएक्शन हमें दे दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिविंग अस 2HCl, और चौथा ऑप्शन हमें दे दिया गया कि all can be used to set up an electrochemical cell। पहली बात हमें यहाँ पे ये समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करने के लिए we need a redox reaction, but we need a redox reaction। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये कुछ इस तरह से भी दिया हो सकता है कि which of the following is the redox reaction, ये इस तरह से भी दिया हो सकता है which of the following is the redox reaction। Now how will you judge that it is a redox reaction or not? It is very simple। आप क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें। यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोरीन की -1 है, H की तो +1 होती ही है, सल्फर की इसमें +6 निकाल सकते हो, ऑक्सीजन की -2 है, यहां देखा जिंक +2 है। आप एक बार देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि कैसी रही, ठीक, हाइड्रोजन की यहाँ +1 है, यहां पे भी +1 है, तो ये भी ऐसी की ऐसी रही, सल्फर की भी ऐसी की ऐसी ही रही, +6 ही रहा, यानी there is no change in positive oxidation state। If there is no change in positive oxidation state, there must not be change in negative oxidation state। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। पहली बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत बेटे इसमें? नाउ दूसरी बात, अगर मैं यहां देखूं, यहां मेरे पास ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पे भी +2 है, ठीक, हाइड्रोजन की यहाँ +1 है, तो यहाँ पे भी +1 है, सल्फेट यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, Cl यहाँ पे -1, Cl यहाँ पे -1, so there is no change in oxidation state। If there is no change in oxidation state, this must also not be a redox reaction, and if this is not a redox reaction, it can never be used to set up an electrochemical cell। Now coming here, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में कितनी होती है? 0, और यहां आकर के कितनी हो गई? +1, so there is a change in oxidation state over here। यहां ये कितनी थी? 0, और यहां क्या हो गई? -1, again there is a change in oxidation state over here। So what happens here? The oxidation state has been changed from 0 to +1, and here from 0 to -1। So ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। इसकी पॉजिटिव बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई, और इसकी नेगेटिव स्टेट बढ़ रही है तो यहाँ क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। सो ऑब्वियसली इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू सेट अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा जब कभी हमसे पूछा जाए कि which of the following is a redox reaction, what do you have to see? You just have to see only change in oxidation state। अगर एक चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है, तो ऐसे को बेटे हम लोग बोल दिया कर देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के कई टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप ऑन द बेसिस इसमें पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कहां हो रहा है, ठीक। जैसे माय डियर बच्चों, सबसे पहला अगर हम बात करें
तो जैसे हमारे पास सबसे पहली तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, disproportionation reaction. Now what is a disproportionation reaction? But a disproportionation redox reaction is a reaction in which same substance is oxidized which is reduced. यानी सेम सब्सटेंस ही ऑक्सीडाइज भी हुआ और सेम सब्सटेंस ही रिड्यूस भी हुआ. फॉर एग्जांपल जैसे बेटे मैंने क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन को मान लो मैंने बेस की प्रेजेंस में ले लिया. अब हुआ क्या, इसने Cl नेगेटिव भी बनाया, ClO3 ठीक 1 नेगेटिव भी बनाया और ऑब्वियसली वाटर बूटर बनाया होगा. क्लियर. अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन की रही थी वो कितनी थी 0, जबकि यहां पे कितनी थी -1 और यहां पे क्या हो गई +5. सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, क्या हुआ बेटा, हुआ ये यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई माइनस में भी गई, यानी यहां पे रिडक्शन भी क्लोरीन की हुई, ये रिडक्शन हुई. ऑन द अदर हैंड यही क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में भी गई, यानी कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी भी तो ऑक्सीडेशन भी क्लोरीन की हुई. तो आप देख रहे हैं यहां पे क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ बेटे और क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ बच्चे. जब क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, जब क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ तो सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड. सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. एम आई क्लियर? वन मोर एग्जांपल आई शुड गिव यू ताकि आपको क्लियर हो जाए. से मेरे पास HCHO है यानी एल्डिहाइड है. अब बेटे मैंने इसको रिएक्ट करवाया से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगेन और इसमें बन गया, एक बन गया CH3COH और दूसरा बन गया HCOOH. नेगेटिव लिख देते हैं. क्लियर. अब देखो एल्डिहाइड जब अल्कोहल में चेंज होता है तो इसको अपन रिडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिडक्शन. और यही एल्डिहाइड जब एसिड में चेंज होता है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो आप देखो इसमें एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड में क्या हुई रिडक्शन हुई. तो ऐसा जो रिएक्शन होता है जिसमें सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड, दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन is called as disproportionation reaction. Are you clear? Quickly इसको फटाफट से लिख लो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा साइन बोलो. सर हमने बेस में जो चेंज हुआ वो तो स्टडी नहीं किया. अरे हमने कुछ इसको करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन देखना है. हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो चेंज हुआ इट मे बी वर्किंग लाइक अ मीडियम. ठीक. तो हमारे पास यहाँ क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ, या फिर ये एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हुआ और एल्डिहाइड ही रिड्यूस हुआ. तो जब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूस भी होता है तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं. यानी कल को अगर डिस्प्रपोर्शनेशन की डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड which is reduced. Same substance is oxidized. ठीक. Which is reduced. Oxidized as well as reduced. तो इस तरह के रिएक्शन को बेटे डिस्प्रपोर्शनेशन बोला. अब एक और लेते हैं. देखो बेटा ये जरूरी नहीं हो, कई बार हमारे पास कुछ मीडियम होता है, मीडियम में चेंज नहीं आ रहा है. जैसे हम कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में लेते हैं तो उसमें थोड़ी चेंज आ रहा है वाटर में, हमारा सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है, यानी इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन इन मीडियम. तो मीडियम का चेंज थोड़ी पढ़ना है हमें तो कहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है. सर जैसे ऑक्सीजन भी सप्लाई हो रही है, पहले उसमें क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करी, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, उसमें भी कोई चेंज? मेरे भाई अभी आपको उसमें कोई लेना देना नहीं है ना यार. अगर मैं यहाँ पे NaOH लिख दूंगा और NaOH का बाद में वाटर बना दूंगा तो +1 का +1 रखूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा यार? नहीं सर. फिर
मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप ये देखें कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्लोरीन की ही रिडक्शन हो रही है। इफ सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सेम इज रिड्यूस्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन। कॉन प्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन, दिस अनदर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कॉन प्रोपोर्शनेशन की बात करें, इट इज सिमिलर देन दैट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। फर्क उल्टा है, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है। जैसे यहां पे एक सब्सटेंस दो में चेंज हुआ, वही ऑक्सीडाइज हुआ, वही रिड्यूस हुआ। से मैं एक रिएक्शन लिखता हूं KiO3, KiO3 प्लस 5Ki, ठीक है जी, प्लस दैट ऑफ 6HCl and giving us what? I2, the iodine, clear? और प्लस से इसके साथ KCl और वाटर दे दिया, प्लस 6KCl एंड वाटर। बैलेंस वाइलेंस करते रहेंगे अपन, ठीक। वाटर तो मैं बैलेंस कर ही देता हूं, प्लस 3 वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया। अब यहां पे हमारे पास आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां -1 है, लेकिन यहां आकर के इसकी 0 हो गई। तो देखो बेटे, यहां पे KiO3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई और Ki में भी आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। तो देखा जाए, यहां पे देखा जाए दो चीजें जो अलग अलग जगह पे थी वो एक जगह जाकर के सेम हो गई। तो बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेशन से उल्टा हो गया। हम यहां ये तो नहीं बोल सकते कि आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडीन ही रिड्यूस हुआ। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि यहां ऑक्सीडाइज रिड्यूस किसको बोलेंगे? KiO3 को या Ki को। गॉट इट? लेकिन ये दोनों चीजें मिलकर एक बनी है, ठीक, बाय अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा इसको कॉन प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। यानी कॉन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। आप यहां देख रहे हैं, यहां पे एक सब्सटेंस दो में चेंज होता है और यहां दो सब्सटेंस एक में चेंज होता है, और उसमें दोनों में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन और उसको कॉन प्रोपोर्शनेशन का नाम दिया गया है। तो ये दो टाइप हो गए, डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉन प्रोपोर्शनेशन। अब एक होता है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये तो थे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा था? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, ओके। लेकिन एक हो सकता है इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहां तो बेटे देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन इज डिफरेंट एंड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफरेंट। देखो, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे तो अपने आप इसमें फर्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। molecular redox reaction, intramolecular redox reaction. So when you talk about intramolecular redox reaction, let me take an example. I have ammonium dichromate, NH4 का whole twice, Cr2O7, ठीक है। Now on heating it gives us nitrogen, it gives us Cr2O3, and it gives us water, ठीक है जी। See what happens over here, बैलेंस नहीं किया मैंने, तुम बैलेंस कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। आप चाहो तो आराम से यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, बैलेंस हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं। लो यार, हो ही गया, छोड़ो, ठीक। अब देखो, यहां पे नाइट्रोजन जो थी वो -3 में था, ठीक।
और यहां पे नाइट्रोजन 0 में आ गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिए और यहां पे हुई क्या है, ऑक्सीडेशन हो गई है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। पर क्रोमियम यहां +6 स्टेट में था और यहां +3 स्टेट में आ गया, तो यहां रिडक्शन हो गई है। यहां पे क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा एटम रिड्यूस हुआ, तो इसको क्या बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ इसमें देखिए मेरे बच्चे, इसमें सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और सेम ही रिड्यूस हुआ, इसमें अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और अलग एलिमेंट रिड्यूस हुआ, मॉलिक्यूल सेम था। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन और इस पे फर्क समझ में आ गया। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक मॉलिक्यूल था, यही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, यही मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया हो और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। इसमें एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ, जबकि इसमें एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा पार्ट रिड्यूस हुआ, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन बोला गया। क्लियर? तो रिडॉक्स रिएक्शन के 4 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कि कहां पे किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही, किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही, 4 तरह के अंदर। पहले इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस्ड, ठीक। दूसरा पड़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, सेम इज रिड्यूस्ड, ठीक। फिर पड़ा कॉनप्रोपोर्शनेशन, the substance are oxidized and reduced to give a same compound or same component. And then we have intramolecular, when one of the part of a molecule is oxidized and other of the part of the molecule is reduced, ये intramolecular redox reaction। तो ये 4 तरह के बेटा रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बेसिकली होते हैं, जिसको हमने पढ़ना होता है। नाउ नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे बेटा, चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, मतलब यू कैन से डिस्टिंग्विश रिडॉक्स रिएक्शन को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ कैसे हुआ। कैसे हुआ अभी देखा, अब कहां हुआ, किस तरह से हुआ, उसके ऊपर से अब हम देखेंगे कैसे अपने रिडॉक्स रिएक्शन को बांटा जाए, ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट हैज टेकन प्लेस। बेटे अभी हमने बांटा था रिडॉक्स रिएक्शन को कि वेयर इट इज टेकिंग प्लेस, नाउ हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, उसके हिसाब से हम इसको बांटने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जैसे रिडॉक्स रिएक्शन के 2 मेजर जो फर्क होते हैं, मेजर जो तरीके होते हैं, ठीक। एक तो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पहला पार्ट हो गया हमारे पास, जिसको हमने बोल दिया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से पहले डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं बेटा, when oxidation and reduction, when oxidation and reduction takes place in the same vessel, takes place in the same vessel, क्या कहा हमने, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस को बोलते हैं when oxidation reduction takes place in the same vessel। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वेसल में होती हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे मेरे बच्चों, लेट मी टेक अ बीकर, ठीक है जी। इस बीकर में मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ले ली। बेटा कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, से ये मैंने कॉपर सल्फेट की इसमें सॉल्यूशन ले ली, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया,
मैंने इसमें एक जिंक की रॉड को ऐड कर दिया, से दिस इज जिंक रॉड विच इज एडेड टू, ये जिंक रॉड है जिसको हमने ऐड कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जिंक जो होगा, दिस जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 positive and 2 electrons will be given out। यानी जिंक में क्या हो गई बेटा, जिंक में ऑक्सीडेशन हो गई, जिंक में ऑक्सीडेशन हो गई। और कॉपर सल्फेट से जो कॉपर 2 पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं, कॉपर सल्फेट से जो कॉपर 2 पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं, ठीक, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव ने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया जो कि जिंक ने दिए थे, और कैसे चेंज हो गए, कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये जो जिंक रॉड है ये ऑक्सीडाइज। सर आपका माइक बंद हो गया। आपका माइक म्यूट हो गया। माइक ये धीरे धीरे गलती जाएगी। और रही बात, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये कॉपर सॉलिड में चेंज होता जाएगा, और ये धीरे धीरे यहाँ पर कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बेटा। यानी यहां पर से कॉपर सॉलिड इकट्ठा होना शुरू हो गया, ये कॉपर है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जिंक में ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या हुई, रिडक्शन हुई। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is taking place in the same vessel. Zinc has been oxidized in the vessel and copper has been reduced, copper 2 positive has been reduced in the same vessel. So oxidation and reduction taking place in the same vessel, this is called as direct redox reaction. Clear? It's a chemical reaction, direct redox reaction. इसका कोई हमें आउटपुट नहीं मिलता, ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन की तरह यूज किया जा सकता है मेरे बच्चों। ठीक, अब इसमें आउटपुट तो कोई है नहीं, सिर्फ रिएक्शन की तरह देखा हमने इसको। ठीक, इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन तुमसे कभी पूछा जा सकता है पेपर में, वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू इट। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाई ब्लू कलर ऑफ copper sulfate solution fades away when zinc is added to it, when zinc is added to it। जिंक की जगह कल को आयरन भी हो सकता है। ठीक, कौन कौन से होंगे वो तो आगे समझ में आ ही जाएगा, कहां पे ये ब्लू कलर होगा कहां नहीं होगा वो तो समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन समझिए। देखो बेटा, हमारा जो ब्लू कलर था दैट वाज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। किसकी वजह से होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से, वो ब्लू कलर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से। और एज इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, कॉपर 2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड, तो जिसकी वजह से कलर था वो कम होते जा रहे हैं, तो कलर ग्रेजुअली फेड करता चला जाएगा। दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू कैन हैव ऑन दिस वेरी, यू कैन से डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन सेम वेसल, तो इसका कोई बहुत बड़ा आउटपुट हमें नहीं मिलता है। अब बात आती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। देखो बेटा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की हिस्ट्री बहुत मजेदार है। ठीक, हम वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बेटा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में एक साइंटिस्ट हुआ करता था गैल्वानी। ठीक, गैल्वानी वाज नॉट अ केमिस्ट, माइंड इट, ही वाज नॉट अ केमिस्ट। Galvani was actually a zoologist। क्या था, zoologist। zoologist समझते हो ना, है भाई, अरे जानवरों पे काम करने वाला, तो he was zoologist। तो he was studying striated muscle fibers। हमारे मसल फाइबर्स में एक स्पेशल मसल फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं striated muscle fibers। तो he was studying striated muscle fibers। Got it? अब स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स की जो बेस्ट स्लाइड बनती है बेटा, वो बनती है फ्रॉम द थाई मसल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के थाई मसल से बनती है। तो सुनो, बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है। गैल्वानी ने एक फ्रॉग लिया,
और फ्रॉक की मुंडी काट दी। क्या किया? मुंडी काट दी। और मुंडी काटने के बाद उसको डिसेक्शन ट्रे में लगा दिया, है ना। जैसे डिसेक्शन ट्रे में उसकी जो टांगे और बाजुएं होंगी, उसको उसने क्या किया, टांगे बोलो चार यार, उसको आयरन के निब से ऐसे करके अंदर गड़ा दिया। और फ्रॉक भैया मरे हुए पड़े हुए थे। पुराने जमाने में हमारे पास जो नीडल्स होती थी ना, वो कॉपर की हुआ करती थी। जब तक स्टील नहीं था तो कॉपर वॉज क्वाइट अ मैलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट, तो कॉपर को यूज किया जाता था फॉर मेकिंग नीडल्स। ठीक, अब उसने फ्रॉक का थाई मसल काटा, यानी थाई को काटा, और जैसे उसने कॉपर की नीडल को टच किया, फ्रॉक ने लात मार दी। अरे मुंडी कटा फ्रॉक था, ठीक, और फ्रॉक ने लात मार दी। और मेरे तुम्हारे जैसा होता क्या करता? डर जाता ना, भूत आ गया। वैसे वो भी डर गया, उसने जब भूत आ गया उसने क्या किया, वो आयरन निब्स को हटाया और फिर फ्रॉक को टच करके देखा, उसी पिन के साथ, कुछ नहीं। ठीक, उस कॉपर नीडल से टच करके देखा, कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा चलो ऐसे ही हो गया होगा। उसने दोबारा से फ्रॉक को आयरन निब्स पे लगाया, और जैसे उसने उस कॉपर नीडल से फ्रॉक के थाई मसल को टच किया, उसने फिर से लात मारी। अब जितनी बार वो कॉपर नीडल्स, जितनी बार वो उस फ्रॉक को उस नीडल से बाहर निकालता और उसमें कॉपर की नीडल टच करता, फ्रॉक मरा हुआ पड़ा रहता। पर जैसे उसको आयरन निब्स के साथ जोड़ता, ठीक, और जैसे टच करता, वो मुंडी कटा फ्रॉक भी लात मार देता। तो यहां से ज़ूलॉजी पढ़ने वाले को पता था कि दिस जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये क्या है? नर्व इंपल्स की जनरेशन है। जैसे आपको चुंडी काटूं, आपको चुंडी काटूं तो उछलोगे ना भाई, आपके पिन चुभाऊं, मजा आएगा ना, उछलोगे ना भाई, है ना, ये हमारी पिन, ये उछले, है ना। तो उसी तरह फ्रॉक को पिन मारी तो उछला। वो तो इसलिए क्योंकि नर्व इंपल्स जनरेट हो रही होगी, और नर्व इंपल्स की जनरेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक इवेंट। नर्व इंपल्स तभी जनरेट होती है अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो यहां से गैल्वेनी समझ लिया कि कभी भी दो एलिमेंट्स को अगर एक साथ रखो इन अ सॉल्यूशन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और यहां से उसने अपना पहला इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन, जिसको उसने बोला गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बनाया। गैल्वेनिक सेल को उसने क्या किया, आयरन की प्लेट्स ली मेरे बच्चों, और आयरन की प्लेट्स के बीच में मॉइस्ट पेपर डाल दिया, और मॉइस्ट आयरन की प्लेट्स विद मॉइस्ट पेपर, और उसको तारे वगैरह लगा करके वहां का उस समय का राजा था नेपोलियन, नेपोलियन के हाथ में पकड़ा। जैसे नेपोलियन ने उसको पकड़ा, उसने जैसे तारों को कनेक्ट किया, हल्का सा शॉक लगा। इट वाज वेरी प्रसिद्ध है ये नेपोलियन शॉक के नाम से, नेपोलियन शॉक। ठीक, सो दिस वाज द फर्स्ट गैल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये तो उसने क्या किया, आयरन की प्लेट्स के बीच में मॉइस्ट पेपर डाला था। पर यहां से एक बात क्लियर हो जाती थी कि अगर दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ो और उसमें सॉल्यूशन रखो तो करंट पास ऑन होता है, तो करंट पास ऑन होता है। इस चीज से कई सारे सेल बाद में बने। गैल्वेनी सेल को ज्यादा अच्छा बनाया। गैल्वेनी सेल में मैंने बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट को करंट लगा, लेकिन बहुत कम। ये क्यों कम करंट लगा? क्यों नहीं, मजे नहीं आ गए, उसके बाल खड़े क्यों नहीं हो गए भाई? खड़े हो गए होते तो मजा आ गया होता है ना भाई। ठीक, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसको समझने के लिए हमें पहले नए तरह के सेल को समझना होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनी सेल वाज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, लेकिन हम जो वर्जन उसका पढ़ने वाले हैं, हम एक नया वर्जन पढ़ेंगे वोल्टेक सेल, जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने हमें बना के दिया था। ठीक, तो पहली बात, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ? अगर कोई पूछता है व्हाट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो पहली बात, when reduction, when oxidation and reduction, when oxidation and reduction takes place, reduction takes place in
सेपरेट वेसल्स या सेपरेट जगह पे हो रहा हो तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और इसका एग्जांपल हमने लिया बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? अच्छा, इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं तुम भी भूल जाओ, आपका हर संडे टेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? और हर संडे हुआ करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक? पिछली बार का जो टेस्ट था बेटे, ठीक, वो टेस्ट आपका सॉल्यूशंस का हुआ था, ठीक? इस बार जो आपका टेस्ट होगा अगेन विल बी फ्रॉम सॉल्यूशंस। मेरे बच्चों, पूरा सॉल्यूशन का दोबारा से टेस्ट होगा। क्लियर? समझ में आती है मेरी बात? ठीक? क्यों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है, इसलिए हमारा टेस्ट सॉल्यूशंस का होगा। इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक? फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसी डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल वाज द फर्स्ट रॉ एग्जांपल ऑफ दैट। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्टेज सेल, ठीक? तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी किसका ले रहे हैं? वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल जो था ये बेटा स्पेसिफिकली अलेक्जेंड्रो वोल्टा द्वारा बनाया गया एक सेल था। इसमें देखो बेटा, हमने पहले एक इधर वेसल लिया है, ठीक है जी, और एक वेसल और ले लिया बेटा यहां पर, ठीक है जी। ये दो वेसल हमने ले लिए, ठीक। हम वोल्टेज सेल का एक स्पेशल एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा, ठीक। वोल्टेज सेल का जो स्पेशल एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। बेटा डेनियल सेल इज अ स्पेशल सेल, ठीक, which is having zinc copper couple। इसके अंदर कपल कौन सा? जिंक कॉपर कपल। अब देखो बेटा यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन ली। I took the solution of zinc sulfate aqueous, और जिंक की ही यहां पर बेटे मैंने रॉड ले ली। ये मेरे पास जिंक की ही रॉड है और जिंक का ही हमारे पास सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट। दूसरी साइड मैंने क्या किया, यहां पर बेटे कॉपर सल्फेट की से सॉल्यूशन ले ली। सो ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी बच्चे, ठीक। और इसमें इसी तरह से ये हमारे पास कॉपर का ही इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया। तो यहां जिंक की सॉल्यूशन, जिंक का इलेक्ट्रोड, यहां कॉपर की सॉल्यूशन, कॉपर का इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब बेटा जी हमने इन दो इलेक्ट्रोड्स को वायर से जोड़ दिया, ठीक, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। बीच में हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। अगर मान लो हमें करंट मेजर करना होता तो मैं ए मीटर लगा देता। अगर बेटे मुझे पोटेंशियल मेजर करना होता मैं वोल्ट मीटर लगा देता। अगर मुझे सिर्फ यही देखना होता कि भैया करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया होता। गरीब आदमी ने क्या किया कि यहां कुछ भी नहीं था तो क्या लगा दिया, एक बल्ब यानी लट्टू लगा दिया। ये अगर लट्टू चमकेगा तो समझ लेंगे मेरे दोस्त कि करंट फ्लो हो रहा है, नहीं चमकेगा तो नहीं फ्लो हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? वैसे बल्ब लगा दिया। नाउ मेरे बच्चों
इसमें हम ना यहां पर एक स्पेशली यू शेप ट्यूब लगाते हैं, यू शेप्ड ट्यूब लगाते हैं इस तरह, ठीक। दिस ट्यूब इज नेम्ड एज सॉल्ट ब्रिज। अब देखो बेटे, सभी बच्चों को एबीसी आती होगी, तो चलो आज एबीसी इन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहां पे आएगा ए फॉर एनोड, इसको क्या बोलेंगे, ए फॉर एनोड। ये बी फॉर ब्रिज, और किस तरह का ब्रिज बेटा जी, इसको बोला ब्रिज, कौन सा, सॉल्ट ब्रिज। और सी फॉर कैथोड, हमेशा इधर एनोड उधर कैथोड, बीच में एबीसी ऐसे लिखना है ना, ऐसे तो लिखते सी ए बी, तो ए बी सी, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड, ठीक। देखो बेटे, वैसे तो एनोड शब्द जो आया ना बेटा, वो आया, एनोड इज एन इलेक्ट्रोड जिस साइड अनायंस आयन, एक्चुअली यहां से आया, बट अनायंस तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पर यहां झक मार के हमें इसका साइन नेगेटिव लिखना है। उसका रीजन क्या आगे बताएंगे अपन कि ऐसा क्यों कि हम इसको नेगेटिव लिखें, क्लियर, इसको नेगेटिव लिखा हमने, ठीक। यानी आप एनोड को ऐसे याद रखना, एनोड, एनओड नेगेटिव ओड, यानी ये नेगेटिव है यहां पर, और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ठीक। क्यों सर, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम एनोड को नेगेटिव बोल रहे हैं और कैथोड को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, ठीक। तो इसका थोड़ा लॉजिक भी समझेंगे। जब हमने यह असेंबली पूरी कर दी, तो यहां पे जिंक का रॉड, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज, यहां कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, उसमें कॉपर की रॉड, और इसको तार से जोड़ दिया गया, और ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो कॉपर सल्फेट था, इट विल बी कॉल्ड एज जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड these two metal strips are called as electrodes. So two electrodes are joined by the help of wire, whereas two electrolytes are joined by the help of sorry, by the help of salt bridge. Clear? Now what happens? Reactions inside Daniell cell. मैंने कहा कि Daniell cell is actually an example of Voltaic cell which specifically contains zinc copper couple. Voltaic cell है सिर्फ zinc copper couple है। अब एनोड, देखो मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरा नाम याद रखोगे ना तो जिंदगी भर याद रखोगे ऑक्सीडेशन कहां, रिडक्शन, ठीक। मेरा नाम है अश्विनी ओहरी, क्या नाम है, अश्विनी ओहरी, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो हमेशा क्या बोलोगे, एओ। तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड इररिस्पेक्टिव टू द सेल। भैया सर का नाम एओ ही रहना है ना, चाहे सेल इलेक्ट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो, ड्राई सेल हो, फ्राई सेल हो, फ्यूल सेल हो, और सेल जो मर्जी हो, नाम तो नहीं सर का चेंज होगा। इसलिए ये याद रखना कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, सर का नाम याद रखोगे, सारी जिंदगी याद रखोगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो, तो ये किसी भी तरह का सेल हो, पर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे, ठीक। इसलिए एट एनोड क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड मैंने कहा ऑक्सीडेशन होगी। एनोड यहां पे कैसा लिया था, नेगेटिव, क्यों लिया था बताने के बाद जब आ जाएगी, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन कैसे होगी बेटा, देखो सिंपल, यहां पे हमारे पास जिंक था, और जिंक जो है दैट विल बी चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन आउट। तो एनोड पे इस तरह की ऑक्सीडेशन होगी कि जिंक विल बी चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन आउट। ये ऑक्सीडेशन हो गई, और ये कहां पे हुई ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन एट एनोड हो गई, दिस इज एट एनोड। नाउ दूसरी बात, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड जो होगा
वो पॉजिटिव होगा, कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यहां पे रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक, तो देखो बेटे रिडक्शन कैसी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन थे जो जिंक ने दिए, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से किस साइड मूव करेंगे? टूवर्ड्स दिस साइड, यानी कैथोड के साइड। और कैथोड पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव होंगे, वो कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इसमें चेंज होगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और हमें पता है करंट का फ्लो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, एज हम यहां बोल सकते हैं कि एज electrons are moving from anode to cathode, anode to cathode. So current is moving. So current is moving from cathode to anode. कैथोड टू एनोड उल्टा होएगा ना मेरे दोस्त। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट तो उल्टा ही होता है हमेशा। करंट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होंगे आजकल, तो करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, देन करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस। और क्योंकि हमारा कन्वेंशनल करंट हम बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, कन्वेंशनली हम यही बोलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए झक मार के हमें कैथोड को पॉजिटिव लिखना पड़ा और इसको नेगेटिव लिखना पड़ा, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था, तो हमें इधर इसको पॉजिटिव लिखना पड़ा और इसको नेगेटिव लिखना, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन थी कि भाई करंट हमेशा मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर मैं इधर में पॉजिटिव लिख देता तो उल्टा हो जाता है, इसलिए हमें अपने मन का साइन इस पे नहीं देना था। हमने बोला करंट हमेशा कैथोड से एनोड जाएगा, इसलिए कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव रहेगा, और ये इसमें रिएक्शन होगा। ठीक है जी। नाउ अगर इसका नेट रिएक्शन देखा जाए, अगर इसका नेट रिएक्शन देखा जाए, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे ये कटेगा यहां से हटेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें था? एक्वस में, गिविंग अस कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। यानी ये वाला जो हमारे पास है जिंक का इलेक्ट्रोड, ये मेरी तरह गल गल के पतला होता चला जाएगा, तुम्हारी चिंता में। और ये लॉकडाउन के मजे लेते लेते खा खा के मोटा होता रहेगा, तुम्हारी तरह बिल्कुल। ठीक, कोई चिंता ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से कैथोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट होता रहेगा, एनोड पे वो गलता चला जाएगा। तो ये नेट रिएक्शन हो गया। ये पहले की कुछ और होगा, केमिस्ट्री कर दे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिकॉर्डिंग है। भाई अपने अपने माइक्स बंद करें प्लीज। ठीक, आपके घरों की आवाज मेरे तक पहुंच नहीं मेरे दोस्त। ठीक, एंड वट एवर जो भी कह रहा है ये रिकॉर्डिंग है बेटा, वो मेरे को सुन रहा है, इसलिए प्लीज डोंट डू दैट। अपने माइक्स बंद करें, नहीं तो मेरे को करने पड़ते हैं भाई। ओके, सो देखें हमारे पास क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। बोला इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, और बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये क्या होता है। ठीक, बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which converts chemical energy into electrical energy, for example voltaic cell, clear। और फिर हमने पढ़ा वोल्टेक सेल में एक एनोड एक कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज, और बोला एनोड क्या? एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होनी है वहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ कैथोड,
जहां पे रिडक्शन होनी है वहां कॉपर टू पॉजिटिव क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो करंट इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन एन आउटर सर्किट। ये याद रखना, करंट कहां फ्लो कर रहा है, आउटर सर्किट में। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटर सर्किट, बाहर से। क्लियर, ये पूछा जाता है। नाउ फर्दर इसी सेल को बेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, मैंने तुम्हें बड़ी बात बताया, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा वर्क शतक होते हैं और ये ट्राई करते हैं चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। तो इसी सेल की इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बना दी। ये तो बेटा आप तो समझ में आ गया है। इसी सेल की एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाई जाती, देखिए प्लीज। पहले लिखेंगे एनोड का रिएक्शन, तो जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक टू पॉजिटिव। तो रिएक्शन को बताने के लिए बीच में डंडा लगा देने का, जिंक इज गिविंग अ जिंक टू पॉजिटिव, डबल डंडा। ये डबल डंडा रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। डबल डंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, और वहीं पर कॉपर टू पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू कॉपर। तो भैया ये एनोड का रिएक्शन है और ये कैथोड का रिएक्शन है और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, इधर इसको एनोड लिखो, इधर इसको कैथोड लिखो, ठीक। इधर इसको एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख लो, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और इधर इसको कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट लिख लो जी, ठीक। सुंदर बना रहे हो तुम लोग, ठीक। और उसी तरह से यहां पे इसकी मोलैरिटी लिख लेना, कंसंट्रेशन C1, यहां लिख देना कंसंट्रेशन C2। क्लियर, और फिर बहुत ही सुंदर बनाने का मन कर रहा है सर, तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बता देना, बोला इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड को। क्लियर जी, ऐसे करके ये रिप्रेजेंटेशन होगी सर। रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पहले वाले इस साइड का पहला और इस साइड का पहला, पहले वाले रिएक्टेंट होते हैं और बाद वाले प्रोडक्ट होते हैं। आप देखो जिंक और कॉपर टू पॉजिटिव, यहां जिंक और यहां कॉपर टू पॉजिटिव, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और बाद वाले क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। फिलहाल पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को खत्म कर लें, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल और भी मैं क्लियर करूंगा कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई, जिसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला, वो था सॉल्ट ब्रिज। सो प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, मित्तल साहब रुक जाइए, ध्यान से समझिएगा। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पिछले 50 साल से रिपीट हो रहा है, अगले 50 साल तक रिपीट होता चला जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पेपर में आना ही है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस? सॉल्ट ब्रिज किसको बोला जाता है, और दूसरी बात उस सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन करेंगे तो हाउ विल यू डिफाइन सॉल्ट ब्रिज? बेटा सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन करना, कहना इट इज अ यू शेप ट्यूब filled with inert electrolyte like KCl, KNO3 gelled inside agar medium। बेटा अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। हमने क्या किया, इस यू शेप ट्यूब में अगार मीडियम को थोड़ा जेल करवा दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल के जेल करवा दिया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट अकेला डालते वो बाहर फ्लो कर जाता, तो हमने इसको जेल किसके अंदर करवाया, अगार मीडियम में, ठीक। और फिर यहाँ पे कुछ पोरस से प्लग लगा दिए, जैसे ग्लास वुड और कॉटन, ताकि इससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर फ्लो ना हो जाए, ताकि इससे हमारा जेल बाहर फ्लो ना हो जाए, सिर्फ आयंस फ्लो हो सके, ठीक। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, बोला यू शेप्ड ट्यूब,
U-shaped tube filled with inert electrolyte. U-shaped tube filled with inert electrolyte, like KCl, KNO3, etc. Gelled inside agar-agar medium. Gelled inside agar-agar medium. Agar-agar medium. And plugged with porous partitions, like glass wool or cotton, like glass wool और कॉटन। तो ये तो हो गई डेफिनेशन सॉल्ट ब्रिज की बेटा, कि यू शेप ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 etc. gelled inside agar-agar medium and plugged with porous partitions like glass wool or cotton. ये सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन हो गई बेटा। नाउ सबसे पहली बात, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं KCl और KNO3 जैसे एग्जांपल दिया, ठीक, तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान में ये रखनी है, हम सिर्फ वही डालते हैं बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ वही जिसमें आयनिक मोबिलिटी सेम रहे। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं यहां पे, इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट हैव सिमिलर आयोनिक मोबिलिटीज, यानी आयन की मूवमेंट करने की जो पावर है वो सेम रहनी चाहिए। यानी यहां पे बेसिकली सेम तभी रहती है अगर उनका हाइड्रेटेड रेडियस लगभग सेम रहेगा। जैसे K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस का हाइड्रेटेड रेडियस लगभग सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर, हेंस इट कैन बी यूज्ड। हम कभी भी we cannot use AgCl, और AgBr इन सॉल्ट ब्रिज। हम AgBr नहीं यूज कर सकते, क्यों बेटा? Ag छोटा होगा, Ag1 पॉजिटिव छोटा होगा और Br नेगेटिव बहुत बड़ा, और क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत छोटा होने से उनकी आयनिक मोबिलिटीज में फर्क होगा, और अगर आयनिक मोबिलिटी में फर्क हुआ तो इसका पर्पस ही जो है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, फेल हो जाएगा धीरे धीरे, ये बहुत ही अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज हमेशा वही यूज करते हैं जिसमें हम सॉल्ट हमेशा वही डालें जिनकी आयनिक मोबिलिटीज लगभग सिमिलर हो, और वो तभी हो सकते हैं अगर उनका हाइड्रेटेड रेडियस लगभग सिमिलर हो तब। इसलिए KCl, KNO3 होता है, ठीक ना। ये तो था बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक, और इसमें क्या क्या चीजें होती है। नाउ functions of salt bridge, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है बेटा, ठीक। देखो बेटा, सर्किट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज्ड लूप, सर्किट हमेशा एक क्लोज्ड लूप होती है, ठीक। आप कभी अपने मीटर को देखेगा, उसके अंदर दो तारें जा रही होंगी, जो मेन मीटर होता है। एक्चुअली दो तारें उसके अंदर जा नहीं रही होगी, एक बाहर आ रही होगी, एक अंदर जा रही होगी। जो बाहर आ रही होगी वो हमारे घर की सारी वायरिंग करते हुए वापस मीटर के अंदर जाएगी। सो दिस इज द क्लोज्ड लूप, सर्किट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज्ड लूप। आजकल तुम करंट कर रहे होंगे भाई +2 में, है ना, तो वहां पे क्या बताते हैं तुम्हारे को, सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। अब अगर मान लो सॉल्ट ब्रिज ना हो तो बेटा ये जुड़ गए, लेकिन क्लोज्ड लूप तो बना ही नहीं, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? तो सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? 2 इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड,
by the help of wire, whereas two electrolytes are joined by the help of salt bridge. ये दो इलेक्ट्रोड हैं जो वायर के साथ जुड़े हैं और दो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो किससे, सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हैं। इसीलिए बेटा हमारा सर्किट जो है वो यूं करके कंप्लीट हो गया। तो सर्किट हैज बीन कंप्लीटेड, गॉट इट और नॉट? तो मेरे बच्चों सर्किट कंप्लीट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड बाय द हेल्प ऑफ वायर, whereas two electrolytes are joined by the help of salt bridge. इसको हमने बोल दिया सर्किट कंप्लीट हो गया। हालांकि अधूरी बात है, इसकी पूरी बात आगे डिस्कस करेंगे बेटा, पर फिलहाल अगर हम एक चलते हुए सेल में से सॉल्ट ब्रिज निकाल दें क्या होगा? सर्किट ब्रेक्स डाउन, सर्किट ब्रेक हो गया, पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी आयंस जो हैं वो मूव कर रहे होंगे एक डेफिनेट डायरेक्शंस में, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, तो आयंस यहां से यहां ऐसे मूव कुछ कर रहे होंगे डायरेक्ट इन अलाइनमेंट में। लेकिन जैसे सॉल्ट ब्रिज हटाओगे तो क्या होगा? सर्किट खत्म। तो जो डायरेक्ट डायरेक्शन थी या जो डेफिनेट डायरेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी। आयंस स्टार्ट मूविंग रेंडमली। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे से पेपर में। बोला कि अगर चलते हुए सेल में से हम सॉल्ट ब्रिज को निकाल दें तो क्या होगा? दो चीजें। पहली चीज पोटेंशियल विल फॉल टू जीरो, पहली चीज पोटेंशियल विल फॉल टू जीरो, ठीक। और दूसरी चीज क्या होगी? एक तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, दूसरी चीज आयन स्टार्ट्स मूविंग रेंडमली। जो आयन होंगे वो रेंडमली मूव करने शुरू हो जाएंगे। ये सॉल्ट ब्रिज का हमारे पास है, ठीक है। दो क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज का पहला काम है कंप्लीट द सर्किट। तो अगर तुमसे पूछे हाउ इट कंप्लीट द सर्किट, तो बोलोगे टू इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ वायर एंड टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ salt bridge, thus making a closed loop, hence circuit is completed. ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन it maintains electrical neutrality of half सेल्स। ये हाफ सेल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे? देखो बेटा, हम यहां मान के चलते कि मैंने इसको 1 मोलर ले लिया था जिंक सल्फेट, तो ऑब्वियसली जिंक 2 पॉजिटिव कैसे होंगे? 1 मोलर होंगे, और सल्फेट 2 नेगेटिव भी कितने होंगे? 1 मोलर। बट जब रिएक्शन हुआ तो ये वाला जिंक जो था दैट इज चेंज इनटू जिंक पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो यहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड से मैंने यहां पे इसको 1 मोलर ले लिया था, 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले लिया था, तो इसमें 1 मोलर ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे और 1 मोलर ही सल्फेट आयन थे। अब यहां पे क्या हो रही थी? रिडक्शन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू कॉपर, ये डिक्रीज करते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहे, कम होता रहेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे इस साइड नेगेटिव चार्ज की एक्युमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे यहां पॉजिटिव चार्ज की एक्युमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा, तो सेल का रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो हमें इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, ये चेंज ना हो। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है दैट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे? सी वेरी सिंपल। जैसे मान लो इसके अंदर मैंने KCl डाला, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाला, अब यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव बढ़े तो जो Cl नेगेटिव है वो सॉल्ट ब्रिज से इधर को मूव करने लगे, तो जैसे पॉजिटिव बढ़े Cl नेगेटिव यहां आने लगे, तो जब Cl नेगेटिव यहां आने लगे चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगा, उससे सॉल्ट ब्रिज के अंदर नेगेटिव आयंस की कमी होने लगी।
तो यहां के सल्फेट आयन इधर को अट्रैक्ट हुए और इधर अट्रैक्ट हुए, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सीप कर गए सल्फेट आयन। धीरे धीरे यही सल्फेट आयन यहां को मूव भी करने लगेंगे। अकेले क्लोराइड ही क्यों, सल्फेट भी मूव करने लगेंगे। तो ग्रेजुअली आयंस यहां से नेगेटिव आयन यहां पे मूव करने लगे, क्लोराइड भी मूव करने लगे। जहां नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था वो कम होना शुरू हो गया, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये वाला पार्ट भी न्यूट्रल हो गया। और अब सर्किट कंप्लीट हुआ। कैसे? तार से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, सॉल्ट ब्रिज से आयंस जा रहे थे बेटा, तो सर्किट कंप्लीट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन गए और यहां से चार्ज गया, ये इलेक्ट्रॉन गए यहां से चार्ज गया। सो दिस इज द वे हाउ सर्किट इज कंप्लीटेड ओवर हियर। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दें। लेट मी कंप्लीट यार, हैव सम पेशेंस। ठीक, सो मैं आपको सिंपल ये बात बता रहा हूं कि हाउ इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ्स। ये दो हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। मैंने बहुत सिंपल बात तुम्हें बताई कि एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से, एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से कटायन बढ़ने लगेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन जैसे यहां मूव करने लगेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी होने लगेगी, तो वो यहां कैथोड से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करने लगेगा। सल्फेट आयन यहां मूव करने शुरू हो जाएंगे। अब डेफिनेटली के पॉजिटिव भी यहां जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ये के पॉजिटिव भी जा सकते हैं और सल्फेट भी जा सकते हैं, आयंस की मूवमेंट होनी है। तो ये सल्फेट अंदर गए या के पॉजिटिव बाहर आया, व्हाटएवर, उससे यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम हुआ जो कि बढ़ रहा था, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां मेंटेन हुई। और यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा था, नेगेटिव मिलने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां मेंटेन हुई। इस तरह दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। और उसकी वजह से हमारे पास ना पॉजिटिव बढ़ा ना नेगेटिव बढ़ा, रिएक्शन विल गो ऑन चेंज। अब कोई ऐसा सोचने लग गया बीच में कि सर ऐसा तो केसीएल खत्म हो जाएगा, क्यों होगा बताओ। जब थोड़ी देर में यहाँ पे सल्फेट आने शुरू हो जाएंगे तो सीएल को मूव करने की क्या जरूरत है, और जितने सल्फेट मूव करेंगे, ठीक, या फिर सीएल मूव करेंगे, उतने सल्फेट आ जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, दे आर जस्ट व्हाट, दे आर जस्ट मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दे आर स्पेक्टेटर आयंस। सल्फेट आयंस कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। क्लोराइड आयंस कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, क्या है, स्पेक्टेटर आयंस। पोटेशियम आयन कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, क्या है, स्पेक्टेटर आयंस। ठीक, तो इस तरह से करके हमारे पास दोनों तरफ की न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई, और आयंस की फ्लो के वजह से हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रलिटी भी हाफ सेल की मेंटेन हो गई और सर्किट भी कंप्लीट हो गया। ठीक, पर यहां खत्म नहीं हुआ। तीसरा फंक्शन, ठीक, जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है, वो है इट, हमें बोलेंगे एलिमिनेट्स, एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट मेंटेन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, उसको एलिमिनेट करता है। सर अपने को तो यही पता नहीं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एलिमिनेट हम स्वार करेंगे। तो देखो बेटा ध्यान समझो, अगर मान लो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज नहीं है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है और मुझे सेल बनाना है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है और मुझे सेल बनाना है तो मुझे दो इलेक्ट्रोलाइट को साथ तो रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है जी, और इसके अंदर बेटे मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी ताकि इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ए है से जिंक सल्फेट है दोस्तों, और यहाँ कॉपर सल्फेट है मान लेते हैं जी, और ये जिंक की रॉड है, और इसी तरह से कॉपर की रॉड है यहाँ पर, और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सॉल्ट ब्रिज नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक, अब इसको तार से तो हमने चला दिया, चलो जोड़ दिया, बीच में हमने अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना था लगा दिया, ठीक। अब देखो बेटे
यहां के आयंस और यहां के आयंस की मोबिलिटी में फर्क होगा, कंसंट्रेशन में फर्क होगा। तो इस जंक्शन पे मोबिलिटी के फर्क की वजह से, कंसंट्रेशन की फर्क की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड at the junction of two liquids is called as liquid junction potential. क्या बोला? Potential difference created at the junction of two liquids, जहां दो liquids को पास लाया जाए, उस पर्टिकुलर जंक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्यों होगा? क्योंकि इस आयन की मोबिलिटी अलग, इस आयन की मोबिलिटी अलग, मोबिलिटी का फर्क है। और दूसरी बात, कंसंट्रेशन का भी फर्क होगा, उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो करंट ऊपर से मूव करना है तो कुछ यहां से भी मूव होना शुरू हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस ही आयंस मूव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक, या सॉल्वेंट मूव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से, या इलेक्ट्रॉन मूव, जिसकी वजह से आउटपुट हैम्पर हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों? गैल्वेनी सेल ने बहुत थोड़ा करंट बनाया था। क्या उसमें कैथोड और एनोड सेपरेटेड थे बेटा? नहीं थे। तो उसमें क्या था? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था, यानी करंट सेल के अंदर अंदर भी फ्लो करता था, बाहर कम आता था, अंदर अंदर ज्यादा फ्लो करता था, तो आउटपुट हैम्पर हो जाता है। उसी तरह से यहां अगर करंट यहीं फ्लो होना शुरू हो गया तो बेटा यहां फ्लो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करंट का फ्लो दो तरह से, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस, ठीक। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है ना, फ्लो ऑफ आयंस इज आल्सो करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इजंट इट? ठीक। तो बेसिकली अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो क्या होगा कि हमारा आउटपुट हैम्पर हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज ने हमें ये लग्जरी दी कि हम इसको अलग अलग कर सके, ताकि लिक्विड के बीच में जंक्शन ना आए और उसके से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाए और अंदर करंट फ्लो ना करे, जो भी आउटपुट आए बाहर से आए, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अब सिर्फ यहां पे जो जंक्शन है, जो सॉल्ट ब्रिज का जंक्शन है, थोड़ा सा पोटेंशियल वहां जनरेट होगा और कहीं नहीं, उससे आउटपुट ज्यादा हैम्पर नहीं होगा। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज ने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट किया। पहली बात तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या था? बोला इट इज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स when they are made into contact through a semi permeable membrane। किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दो सॉल्यूशंस को जब कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक, तो उसमें जो फ्लो होता है, ठीक, उस फ्लो की वजह से, ठीक, हमारे पास आयंस के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट हो जाते हैं, करंट फ्लो करता है, ठीक, उसकी वजह से आउटपुट कम हो जाता है। सो दिस liquid junction potential generated at the junction of two liquids is called as liquid junction potential. It decreases the output. Salt bridge gave us the luxury to separate two containers so that there should not be a big junction and liquid junction potential should not be there, so output will be maximum. So it maximizes the output. So now what is salt bridge and its function? Salt bridge is a U-shaped tube filled with inert electrolyte like KCl, KNO3, gelled inside agar-agar medium and fitted with porous partitions like glass wool or cotton. पहली बात। दूसरी बात बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होने चाहिए उसकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक। तो फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास होंगे, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट एलिमिनेट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पहली बात, it completes the circuit by joining two electrolytes. As two electrodes are joined with the help of wire, two electrolytes are joined by the help of salt bridge. Hence it completes circuit. Moreover, it allows the movement of ions. इसकी वजह से circuit complete होता है। दूसरा, it maintains the electrical neutrality. यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई तो पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव चार्ज की कमी होगी तो नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, उससे मूवमेंट रहेगी आयंस की और उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। Or it gave us the luxury to separate two containers of the cell, जिससे liquid junction potential eliminate हो जाता है। So this is how we eliminate liquid junction potential. And what was liquid junction potential?
It is potential difference generated at the junction of two liquids when they are brought in contact. ठीक, this severely hampers the output of current. So salt bridge gave us the luxury to eliminate it. So the output of